नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकारों की, और मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 12 और 13 की चर्चा की थी। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे समता का अधिकार, और समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण का प्रावधान है। क्या? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या? विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा। क्या? इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों को विधि यानी कि कानून, विधि के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा। क्या? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा, या राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान ढंग से कानून का निर्माण करेगा तथा एक समान तरीके से लागू करेगा। क्या? राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान ढंग से कानून बनाएगा तथा समान तरीके से लागू करेगा। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा, या राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान ढंग से कानून बनाएगा तथा उसे समान तरीके से लागू करेगा। अब बात आती है विधि के समक्ष समता क्या होता है और विधि का समान संरक्षण क्या होता है। तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण को एक अंतर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। क्या? विधि के समक्ष समता, एक तरफ लिख रहे हैं विधि के समक्ष समता और दूसरी तरफ विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता
और विधि का समान संरक्षण, इन दोनों में अंतर के माध्यम से इन दोनों को समझ रहे हैं। तो जो विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और वहीं विधि का समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो क्या है, इसका प्रावधान कहां से लिया गया? तो प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्या विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और विधि का समान संरक्षण का प्रावधान विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या इसका प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और वहीं विधि का समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या वहीं जो विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी विधि के समान संरक्षण, यानी कि विधि के समान संरक्षण, यानी कि विधि का समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब ये जो विधि के समक्ष क्षमता है, विधि के समक्ष क्षमता के अंतर्गत सभी के लिए समान विधि पर बल दिया जाता है। क्या इसके अंतर्गत सभी के लिए समान विधि पर यानी कि समान कानून पर बल दिया जाता है। विधि के समक्ष क्षमता में सभी के लिए समान विधि पर बल दिया जाता है, यानी कि समान कानून पर बल दिया जाता है। लेकिन जो विधि का समान संरक्षण है, विधि के समान संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के लिए अलग अलग विधि का निर्माण किया जाता है। क्या इसके अंतर्गत विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के लिए अलग अलग विधि का निर्माण किया जाता है। विधि का समान संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के लिए अलग अलग विधि का निर्माण किया जाता है, यानी कि अलग अलग कानून का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो जो विधि के समक्ष क्षमता है, विधि के समक्ष क्षमता में किसी भी तरह के भेदभाव को मान्यता नहीं दी जाती है, यानी कि विधि के समक्ष क्षमता किसी भी प्रकार के भेदभाव को मान्यता नहीं देता है। और वहीं लिख लेते हैं, यह किसी भी प्रकार के भेदभाव को
भेदभाव को मान्यता नहीं देता है, नहीं देता है। क्या? विधि के समक्ष क्षमता किसी भी प्रकार के भेदभाव को मान्यता नहीं देता है, लेकिन विधि का समान संरक्षण के अंतर्गत, विधि का समान संरक्षण के अंतर्गत या ये कहें कि विधि का समान संरक्षण में महिलाओं, बालकों, दिव्यांग, वंचित वर्गों के लिए भेदभाव किया जा सकता है। राज्य द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। क्या? इसके अंतर्गत महिलाओं, बालकों, दिव्यांगों, तथा दिव्यांगों और वंचित वर्गों, ठीक है, दिव्यांगों और वंचित वर्गों के लिए भेदभाव किया जा सकता है। वंचित वर्गों के लिए भेदभाव किया जा सकता है। क्या? विधि के समक्ष संरक्षण के अंतर्गत महिलाओं, बालकों, दिव्यांगों, वंचित वर्गों के लिए भेदभाव किया जा सकता है। राज्य के द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। क्या? राज्य के द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। जो विधि के समक्ष संरक्षण है, विधि के समक्ष संरक्षण के अंतर्गत महिलाओं, बालकों, दिव्यांगों, वंचित वर्गों के लिए भेदभाव किया जा सकता है। इनके लिए राज्य के द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब इसके अपवाद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपवादों की बात करते हैं। अपवाद, अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला अपवाद हो जाता है अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। क्या? पहला अपवाद क्या है? अनुच्छेद 361 के अंतर्गत, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। क्या? अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अब यदि हम बात करें आगे, तो इसमें जो दूसरा अपवाद हो जाता है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार तथा अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। क्या? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार तथा
अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। क्या? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार, क्या? संसदीय विशेषाधिकार तथा अनुच्छेद 194 के अंतर्गत अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। क्या? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार तथा अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, मेहमान, कूटनीतिज्ञ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। क्या? विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, मेहमान, कूटनीतिज्ञ, संयुक्त राष्ट्र संघ अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। क्या? विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, मेहमान, कूटनीतिज्ञ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सभी अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 में क्या बात की गई? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। क्या? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध की बात की गई है। इसमें कहा गया राज्य नागरिकों के मध्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। क्या? इसके अंतर्गत राज्य नागरिकों के मध्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर
भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या? तो अनुच्छेद 15 में क्या बात की गई? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि इसके अंतर्गत राज्य नागरिकों के मध्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल इन 5 चीजों के आधार पर ही भेदभाव नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं। वहीं अनुच्छेद 15 में अगली बात कही गई कि राज्य एवं व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों के उपयोग एवं राज्य निधि से पोषित अथवा सार्वजनिक उपयोग के लिए तालाब, कुओं, स्नानागार, सड़कें आदि के उपयोग में धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या? व्यक्ति एवं राज्य, व्यक्ति एवं राज्य सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों जैसे सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय जैसे सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, मनोरंजन स्थलों के उपयोग एवं राज्य निधि द्वारा पोषित अथवा सार्वजनिक तालाबों, कुओं, सार्वजनिक स्नानागारों, सड़कें आदि के उपयोग में धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या? अनुच्छेद 15 में क्या बात की गई? तो अनुच्छेद 15 में अगली बात की गई कि व्यक्ति एवं राज्य सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों के उपयोग एवं राज्य निधि द्वारा पोषित अथवा सार्वजनिक तालाबों, कुओं, सार्वजनिक स्नानागारों, सड़कें आदि के उपयोग में धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि इसमें कहा गया व्यक्ति और राज्य दोनों ही धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर इस जगह भेदभाव नहीं करेंगे। अब अनुच्छेद 15 के कुछ अपवाद हैं। अनुच्छेद 15 के कुछ अपवादों की बात कर लेते हैं। तो अपवाद क्या क्या है? अपवाद, तो पहला अपवाद इसमें हो जाता है अनुच्छेद 15 का 3। क्या? अनुच्छेद 15 का 3। अनुच्छेद 15 का 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 के 3 के अंतर्गत राज्य को महिलाओं तथा बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या? इसके अंतर्गत
राज्य को महिलाओं तथा बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या अनुच्छेद 15 के 3 के अंतर्गत राज्य को महिलाओं तथा बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब इसमें जो दूसरा अपवाद हो जाता है, दूसरा अपवाद इसमें आता है अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद 15 का 4 यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4, अनुच्छेद 15 का 4 यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 4। जो अनुच्छेद 15 का जो 4 है वह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। क्या इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 के 4 को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया और अनुच्छेद 15 के 4 के अंतर्गत, अनुच्छेद 15 के 4 के अंतर्गत राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्रदान की गई है। क्या इसके अंतर्गत राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या जो अनुच्छेद 15 का 4 है, अनुच्छेद 15 का 4 प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया और अनुच्छेद 15 के 4 के अंतर्गत राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं इसके अगले अपवाद की। तो अगला अपवाद है अनुच्छेद 15 का 5। हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 15 के अपवादों की। तो इसका जो तीसरा अपवाद है, इसका तीसरा अपवाद हो जाता है अनुच्छेद 15 का 5। क्या अनुच्छेद 15 का 5 यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और अनुच्छेद 15 के 5 को 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से जोड़ा गया। क्या इसे 93वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन
93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से जोड़ा गया। क्या? अनुच्छेद 15 के 5 को 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से जोड़ा गया और अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या? इसके अंतर्गत राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए इसके अंतर्गत राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 15 का जो 5 है वह 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से जोड़ा गया और अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका जो चौथा अपवाद है वह अनुच्छेद 15 का 6। क्या? चौथा अपवाद है अनुच्छेद 15 का 6 यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6। तो अनुच्छेद 15 का 6 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जोड़ा गया। क्या? इसे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 का 6 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जोड़ा गया और अनुच्छेद 15 के 6 के अंतर्गत राज्य को अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 15(5) में उल्लिखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्रदान की गई। क्या? इसके अंतर्गत राज्य को अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 15(5) में उल्लिखित
में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। क्या अनुच्छेद 15 का जो 6 है वह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जोड़ा गया और अनुच्छेद 15 के 6 के अंतर्गत राज्य को अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 15(5) में उल्लिखित यानी कि आर्टिकल 15(4) तथा आर्टिकल 15(5) में उल्लेखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।